गुड इवनिंग, जोहार, नमस्कार। सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। जेपीएससी जेट पेपर 1 के लिए थियरी सेक्शन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया था। चैप्टर वाइज क्वेश्चन भी करवा दिए थे प्रैक्टिस के लिए, साथ ही साथ पीवाईक्यूज भी करवाए गए थे, आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा। अब हमने शुरू किया है एमसीक्यू सीरीज़, जो कि 100 प्रश्नों का 1000 प्रश्नों का टारगेट है। पहला सीरीज़ में 100 प्रश्न हो चुके हैं, ये दूसरा सीरीज़ है। सभी प्रश्नों के एक्सप्लेनेशन भी हैं, तो पीडीएफ से आप रिविज़न कर लीजिएगा। शुरू करते हैं बिना समय गवाए, क्योंकि 100 प्रश्न कवर करने हैं। एक शोधकर्ता, कोई रिसर्चर है, वो जानना चाहता है कि विद्यार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि पर पारिवारिक आय, माता पिता की शिक्षा और विद्यालय का प्रकार संयुक्त रूप से प्रभाव डालते हैं। तो इसके लिए कौन सा मेथड जो है सबसे बेस्ट होगा? देखिए यहाँ पर संयुक्त रूप से, अब एजुकेशनल अचीवमेंट जो है किसी भी विद्यार्थी का, माता पिता का कितना इनकम है, इनकम जैसा रहेगा वैसा फैसिलिटीज़ देंगे तो अचीवमेंट को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ माता पिता कितना पढ़े हैं, उनमें कितना नैतिकता है, उनमें क्या क्या क्वालिटीज़ है, वो भी अफेक्ट करता है। विद्यालय किस तरह का था, इन सभी का प्रभाव पड़ेगा बच्चे के परफॉर्मेंस पे, अचीवमेंट पे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, संयुक्त प्रभाव का हमें अध्ययन करना है। तो सबसे बेस्ट होगा आपका मल्टीपल रिग्रेशन, बहुआयामी यहाँ पर परीक्षण किया जाएगा। तो मल्टीपल रिग्रेशन आपका सांख्यिकी का तकनीक उपयुक्त होगा। जब एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर कई इंडिपेंडेंट वेरिएबल संयुक्त प्रभाव का अध्ययन करते हैं तो हम मल्टीपल रिग्रेशन बेस्ट होता है। डिपेंडेंट कौन है यहाँ पर? आपका शैक्षणिक जो उपलब्धि है, बाकी इनडायरेक्टली उसको प्रभावित कर रहे हैं, परिवार का इनकम, माता पिता, विद्यालय, है ना, ये सब। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, यदि किसी परीक्षण में रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट 0.92 है, 1 के आसपास जितना भी रिजल्ट आएगा, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट अगर 1 के नज़दीक आता है तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा परीक्षण है, टेस्ट है, ये कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा मेंटेन करेगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट 0.92 बहुत अधिक है, इसलिए रिलायबिलिटी को दर्शाता है, अधिक रिलायबिलिटी को दर्शाता है। तो परीक्षा का जो परिणाम होगा कंसिस्टेंट रहेगा काफ़ी। हमने मैथ्स रीजनिंग के जो टॉपिक्स हैं उनसे भी सवाल लिए हैं, कुछ प्रश्न एक्सप्लेन करेंगे और सेम टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, किसी विश्वविद्यालय में 40% विद्यार्थी आर्ट्स के हैं, 35% विद्यार्थी जो हैं आपके विज्ञान के हैं, यानी कि साइंस के हैं 35%, और शेष जो हैं आपके कॉमर्स के हैं। तो कॉमर्स के कितने हो जाएंगे? 40 और 35 मिला के 75 हो गया। तो 100 में 75 घटाइएगा तो 25% जो होंगे कॉमर्स के होंगे। तो वाणिज्य के, कॉमर्स के जो हैं इनकी संख्या दी गई है, और इनका प्रतिशत भी हमें पता है, कॉमर्स वालों का 25%। तो 25% हैं और संख्या में दिया गया है 500। अगर 1% का वैल्यू निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 500 बटा में 25, तो 25 दूनी 50, यानी कि 20। 1% में संख्या कितनी होगी विद्यार्थियों की? 20। कॉमर्स का संख्या पता है तो आप आर्ट्स का निकाल लीजिए, आर्ट्स का संख्या कितना हो जाएगा? 1% में 20 है, तो यहाँ पर 40% में कितना होगा? 40 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूनी 800। उसी तरह से यहाँ पर साइंस के आपके कितने हैं? 35%, तो 35 इंटू 20 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 35 दूनी 70, 700। और हमें कॉमर्स का ऑलरेडी पता है, गिवन है 500। तो कितना हो जाएगा टोटल? 0 0 0 और ये 0, 7 5 12 और 8 20, यानी कि 2000 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कम्युनिकेशन बैरियर सिमेंटिक बैरियर का उदाहरण? सिमेंटिक बैरियर कहलाता है संदेश के शब्दों का अलग अलग अर्थ निकल रहा है, मीनिंग निकल रहा है, जिससे जो बाधा हो रही है कम्युनिकेशन में, यह आपका सिमेंटिक बैरियर कहलाता है। आगे देखेंगे हम लोग, एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 7:5 है, कुल विद्यार्थियों की संख्या 480 है, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? तो ये सिंपल है, इसको आप x के टर्म में मान ले, अनुपात दिया हुआ है, तो लड़कों का संख्या 7x, लड़कियों का संख्या 5x। दोनों का अगर हम लोग क्या करते हैं, कुल करते हैं, यानी कि योग करते हैं, तो ये कितना के बराबर है? 480। 7 5 12x हो जाएगा और इधर 480,
एक्स का वैल्यू निकालेंगे 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48 यानी कि 40। एक्स का वैल्यू 40, तो लड़कों का संख्या कितना हो जाएगा 7 गुना 40, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 280। लड़कियों का संख्या 5x, तो यहाँ पर 5 गुना 40, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 200। तो 200 लड़कियों की संख्या, लड़कों का संख्या 280, टोटल कितना हो जाएगा 480। सवाल में पूछा है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 200, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, यदि किसी डाटा सेट में मीन, मीडियन, मोड, माध्य, माध्यिका, बहुलक जो है बराबर हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। तीनों बराबर हैं तो इस कंडीशन में सिमेट्रिकल होता है, याद रखिएगा, सिमेट्रिकल होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन। अगला सवाल, स्कैफ होल्डिंग का जो अवधारणा है लिव वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, पियाजे के द्वारा कोग्निटिव डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आगे देखेंगे, किसी विश्वविद्यालय में 20% शिक्षक प्रोफेसर, 30% एसोसिएट प्रोफेसर और शेष असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। यदि असिस्टेंट प्रोफेसरों की संख्या, अभी हमने सेम सवाल को सॉल्व किया है, तो यहाँ पर कुल शिक्षकों की संख्या निकालने बोला है, तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का संख्या दिया गया है 250, तो इसी से हम देख लें कि ये कितना प्रतिशत है। प्रोफेसर जो हैं आपके 20%, एसोसिएट प्रोफेसर जो हैं आपके 30%, 50% इन दोनों को मिला के, और बचा जो शेष प्रतिशत हुआ ये असिस्टेंट प्रोफेसर, तो असिस्टेंट प्रोफेसर कितने हैं आपके 50% हैं, और 50% का यहाँ पर वैल्यू दिया गया है 250 असिस्टेंट प्रोफेसरों की संख्या। तो यहाँ से आप 1% का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा 250 बट्टा में आपका 50, 0 0 कैंसिल होगा, 5 × 25 मतलब 5, 1% में 5 यहाँ पर शिक्षक होंगे। तो प्रोफेसरों की संख्या कितना हो जाएगा 5 गुना 20 यानी कि 100 होंगे। एसोसिएट प्रोफेसरों की संख्या कितना हो जाएगा 5 गुना 30 यानी कि 150, और ये 250 हमारे पास असिस्टेंट प्रोफेसर, तो कुल कितने हो जाएंगे असिस्टेंट प्रोफेसर 250, एसोसिएट प्रोफेसर 150 और आपके प्रोफेसर्स जो हैं 100। 0 0 5 5 10, 2 और 2 4 और 1 5 यानी कि 500 टोटल। आंसर यहाँ पर आपका 500 कैलकुलेट कीजिएगा। अगला सवाल, किसी शोध में नूल हाइपोथेसिस को अस्वीकार कर दिया गया जबकि वास्तव में वह सत्य थी। अब नूल हाइपोथेसिस जो है रिसर्च से पहले किया जाता है, तो इसको अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन वास्तव में क्या है ये सही था, लेकिन यह किस प्रकार का त्रुटि है, तो ये टाइप 1 एरर कहलाएगा, प्रकार 1 का त्रुटि कहलाएगा इस तरह का कंडीशन में। अगला सवाल, एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण विद्यार्थियों में 40% प्रथम श्रेणी में आए। यदि प्रथम श्रेणी वाले विद्यार्थियों की संख्या 280 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ये सेम टाइप का सवाल है, अभी ऊपर हमने एक्सप्लेन किया है, तो प्रतिशत से सवाल रहेंगे, इसीलिए हमने आपको प्रैक्टिस के लिए दिया है। अगला सवाल देखेंगे, ऑनलाइन लर्निंग में लर्नर ऑटोनॉमी अधिक होती है। सही बात है, ऑनलाइन में ज़्यादा इंटरेक्ट होते हैं, ऑनलाइन लर्निंग में विद्यार्थी अपनी गति से सीख सकते हैं, बिल्कुल उसके पास विकल्प है, ये स्लो कर सकता है, फास्ट कर सकता है, अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकता है। तो यहाँ पर ए और बी सत्य हैं और सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। नैक जो कि आपका यूजीसी के द्वारा स्थापित किया गया है, इसका काम है जितने भी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज हैं उनको उनका मूल्यांकन करना, उनको ग्रेडिंग देना, तो ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी शोध में सैंपल साइज बहुत छोटा है तो किस प्रकार का त्रुटि की संभावना है। तो याद रखें, सैंपल स्टैटिस्टिकल पावर को कम करता है जिससे टाइप 2 एरर की संभावना बढ़ती है, तो इसमें टाइप 2 एरर होगा। टाइप 1 एरर अभी देखा था आपने। देखिए यहाँ पर किसी संस्थान में 5 वर्षों में विद्यार्थियों की संख्या 20% प्रतिवर्ष बढ़ती है। यदि प्रारंभ में संख्या 2000 थी तो 5 वर्ष में, अब यहाँ पर लगातार बढ़ रहा है ना, प्रारंभ में संख्या 2000 थी तो 5 वर्ष में लगभग कितना हो जाएगा, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या प्रतिवर्ष बढ़ती है, तो ये आपका किस तरह का वृद्धि है, जो चक्रवृद्धि वृद्धि होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो सवाल आप सॉल्व करते हैं
तो वही यहाँ पर आपको यूज़ करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, और आंसर आपको मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट अभी लगाएंगे तो अभी लेट हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं। लोडकाज लॉ किससे संबंधित है? जनसंख्या वृद्धि, शोधकर्ताओं की प्रोडक्टिविटी, या पुस्तकालय वर्गीकरण। लोडकाज का जो नियम है ये संबंधित है आपका ऑप्शन बी से, और बी क्या था आपका? शोधकर्ताओं की प्रोडक्टिविटी से संबंधित है, उत्पादकता से। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, यदि किसी शोध में डिपेंडेंट वेरिएबल पर दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के इंटरैक्शन इफेक्ट का अध्ययन होता है तो कौन सा तकनीक सबसे उपयुक्त है? इसके लिए अभी हमने ऊपर देखा था एक मल्टीपल रिग्रेशन मेथड, लेकिन यहाँ पर देखिए इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों का इंटरैक्शन प्रभाव हमें देखना है, तो टू वे अनोवा मेथड होगा यहाँ पर आपका। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, यदि किसी विश्वविद्यालय में 30% विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं, इसमें से 40% विद्यार्थी स्नातकोत्तर स्तर के हैं, यदि छात्रावास में रहने वाले स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की संख्या 360 है तो कुल विद्यार्थी कितने होंगे? इसको आराम से रोक के सॉल्व कर लीजिएगा और ध्यान से कीजिएगा। 30% विद्यार्थी छात्रावास में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, और 30% में से 40% जो हैं स्नातकोत्तर स्तर के हैं। छात्रावास में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों की संख्या 360 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? आंसर कीजिएगा आप लोग ज़रूर कमेंट में। यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मोड से, तो डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का होगा? ये सिमेट्रिकल तो होगा नहीं। मीन यहाँ पर क्या हो रहा है आपका? सबसे अधिक हो रहा है, फिर मीडियन, फिर मोड, तो ये जो होगा आपका पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में होगा। मीन सबसे अधिक होता है इसमें और मोड सबसे कम होता है, तो मोड सबसे कम रहे और मीन माध्य सबसे अधिक रहे तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अगला सवाल आप देखिए, यदि किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 320 है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? 60% जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं और फेल कितना हुए हैं? 320, तो 320 किसके बराबर होगा? 40% के बराबर, तो 40% जो हैं फेल हुए हैं जो कि 320 हैं। 1% का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 320 बट्टा में 40, ये 0 0 कैंसिल होगा, 4 8 32, 8%। तो 60% जो विद्यार्थी हैं ये पास हुए हैं, इनका वैल्यू कितना हो जाएगा? 60 गुना 8, 8 छक्का 48, 480, और जो फेल हुए हैं वो कितने हैं? 320, तो कुल कितने हो जाएंगे? 480 और 320, 0 8 2 10 4 3 7 और 1 8, 800 यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है साथियों? जो इंटरनेट उपयोगकर्ता और गैर उपयोगकर्ताओं के बीच में जो असमानता है, जो खाई है, ये डिजिटल डिवाइड है। चलिए अगला सवाल है सीटिंग अरेंजमेंट से, इसको भी आप लोग रोक के आराम से कीजिएगा क्योंकि एक सवाल इस पे करेंगे तो 4-5 मिनट समझाने में लगेगा। ABCDEFGH एक वृत्ताकार मेज़ के चारों ओर बैठे हैं। A B और C के बीच बैठा है D, A के ठीक सामने बैठा है E, D के दाईं ओर बैठा है F, C के बाईं ओर बैठा है, और G B के बाईं ओर बैठा है। H E और F के बीच बैठा है, A के दाहिने ओर कौन बैठा है? वृत्ताकार मेज़ बना लीजिएगा, जैसे जैसे आपको बोला जाएगा कंडीशंस आप रखते जाइएगा। यहाँ पर कितने हैं आपके? 8 लोग हैं, 8 लोग बैठाइएगा इस तरह से कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ए जो है बी और सी के बीच बैठा, कहीं ए मानिएगा और बी और सी के बीच बैठाइएगा, अगला कंडीशन रखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। आंसर ए आना चाहिए इसका। हेरिस्टिक मेथड का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को केवल रटने के लिए नहीं है, विद्यार्थी खोज विधि से और स्वयं अनुभव करके सीखे, इसके लिए है हेरिस्टिक मेथड। आगे देखते हैं हम लोग, यदि किसी डेटा सेट में स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत कम है तो इसका अर्थ क्या होगा? स्टैंडर्ड डेविएशन ये भी निकालने पूछा जाता है, तो पीछे के जो हम लोग सीरीज़ हैं उनमें बताए हैं सॉल्व करने के लिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कम होता है तो ऑब्जर्वेशन मीन के आसपास अधिक केंद्रित होता है, तो मीन के आसपास अधिक केंद्रित होता है। डेटा वैल्यूज़ मीन के पास आसपास क्लस्टर्ड रहेंगे।
अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक संस्थान में कुल कर्मचारियों की संख्या 25% है, प्रशासनिक 35% है, शिक्षण कार्य में और शेष अनुसंधान कार्य में लगे हैं। यदि अनुसंधान कार्य में लगे हैं 320 तो टोटल कितना होगा। ये सेम टाइप का सवाल है, तो परसेंटेज से एक सवाल रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट से एक सवाल आपका रहेगा। तो फार्मूला आप लोग देख लीजिएगा, मीडियन मोड का भी फार्मूला देख लीजिएगा, उनसे भी सवाल रह सकता है। यहाँ पर कुल कर्मचारियों में से देखिए 25% प्रशासनिक हैं, कार्य करते हैं, और टीचिंग का काम 35% करते हैं। दोनों को मिला दिया जाए तो 35 और 25 कितना हो जाएगा आपका, 30 20 50 60% हो जाएंगे आपके। और शेष जो है अनुसंधान रिसर्च का काम करते हैं, तो रिसर्च कितना परसेंट लोग काम करेंगे, 40%, और इनकी संख्या भी है 320। उसी तरह से 1% का वैल्यू निकालिएगा तो 4 आपका 32 हो जाएगा, 8 हो जाएंगे। उसी तरह से इनका निकाल लीजिएगा संख्या 25 गुना 8 करके, फिर इनका संख्या निकाल लीजिएगा 35 गुना 8 करके, और 320 जो है आपका रिसर्च वाले हैं, बाकी टीचिंग कार्य वाला मिल जाएगा आपका, कुल कर्मचारियों का मिल जाएगा, सबको जोड़िएगा तो आपका 800 आंसर आ जाएगा। मेटाकोग्निशन, कोग्निशन आपका जुड़ा हुआ है संज्ञान से। संज्ञान में हम लोग दिमाग से संबंधित जितने भी मानसिक क्रियाएं हैं, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, कल्पना करना, स्वयं के प्रति जागरूक होना, ये सभी आपके मेटाकोग्निशन से जुड़े हुए टर्म्स हैं। तो अपनी सोच और सीखने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक होना करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं, यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में कुर्टोसिस बहुत अधिक होता है तो क्या कहा जाएगा। कुर्टोसिस बहुत अधिक होता है तो ये कहाएगा हमारा ऑप्शन सी, लेप्टोकोटिक। लेप्टोकोटिक डिस्ट्रीब्यूशन में पीक अधिक होता है और कुर्टोसिस का मान जो है सामान्य से अधिक होता है। MOOCS ये तो आप लोग जानते हैं, मेसी ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, ऑनलाइन माध्यम है। यदि किसी शोध में सैम्पलिंग यूनिट्स को समूहों में बांटकर प्रत्येक समूह में रैंडम सैंपल लिया जाए तो यह कौन सी सैंपल टेक्निक होगी। रैंडमली लिया जा रहा है, ग्रुप में बांट दिए सभी सैंपल्स को और रैंडमली ले रहे हैं, तो ये कौन सा टेक्निक होगा आपका, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में पॉपुलेशन को विभिन्न स्टेटा में विभाजित बांट दिया जाता है और प्रत्येक स्टार्टम से रैंडम सैंपल लिया जाता है। तो आप याद रखें स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अगला सेम टाइप का सवाल है, आगे देखते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन से एक सवाल रहेगा, समावेशी शिक्षा से। इंक्लूसिव एजुकेशन में सभी विद्यार्थियों को समान अवसर दिए जाते हैं, बिल्कुल समान अवसर दिया जाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाता है, लेकिन इक्विटी को भी मेंटेन किया जाता है, यानी कि समता को, यानी कि समान अवसर देंगे लेकिन जिस बच्चे को ज़्यादा आवश्यकता है, स्पेशल नीड्स हैं, उनको भी पूरा करेंगे ना। ये समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट केवल दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए होता है नहीं, ये तो गलत बात है, सभी के लिए है। दिव्यांग हो, सामान्य हो, पिछड़ा हो, सभी को एक साथ एजुकेट करना ही इंक्लूसिव एजुकेशन होता है। तो ये हमारा सत्य है और आर जो है असत्य है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, किसी शोध में पी वैल्यू 0.03 प्राप्त होती है और सिग्निफिकेंस लेवल 0.05 है, तो शोधकर्ता को क्या निष्कर्ष निकालना चाहिए। पी वैल्यू सिग्निफिकेंस वैल्यू से कम हो तो नूल हाइपोथेसिस को अस्वीकार कर दिया जाता है। यहाँ पर देखिए आपका 0.05 जो सिग्निफिकेंस वैल्यू है ये अधिक है पी वैल्यू से, तो पी वैल्यू का लेवल अगर कम है तो क्या किया जाना चाहिए, नूल हाइपोथेसिस को अस्वीकार करना चाहिए। अगला सवाल हम लोग देखते हैं साथियों, यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में तीनों का कंडीशन याद रखिएगा, एक कंडीशन हमने पढ़ा तीनों जब इक्वल थे तब सिमेट्रिकल था, जब मीन अधिक था तब ये आपका पॉजिटिवली स्क्यूड था, और यहाँ पर मीन जो है सबसे छोटा है, सबसे बड़ा मोड है, तब क्या होगा आपका नेगेटिवली स्क्यूड। ये तीनों कंडीशन आप याद रखेंगे। स्वयं इनिशिएट का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये क्यों लाया गया है भारत सरकार द्वारा, यह ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए है।
आगे देखते हैं, एक परीक्षा में 75% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यदि उत्तीर्ण विद्यार्थियों में से 20% ने डिस्टिंक्शन प्राप्त की और डिस्टिंक्शन प्राप्त करने वालों की संख्या 180 है, तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? इसको भी सॉल्व कीजिएगा, सेम टाइप का है, सी आना चाहिए आपका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन एंडेड रिसोर्स का उदाहरण? ओपन एजुकेशनल रिसोर्स। ओपन एजुकेशनल रिसोर्स जो होता है फ्री ऑनलाइन अवेलेबल होता है, सभी को एक्सेस कर सकते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, यदि किसी डेटा सेट में सभी ऑब्जर्वेशंस में 10 जोड़ दिया जाए तो मीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जितने भी ऑब्जर्वेशन है सब में 10 जोड़ देते हैं तो मीन जो निकालेंगे, मीन क्या होता है? एवरेज ही होता है, तो इसमें क्या होगा, मीन 10 बढ़ जाएगा। जोहारी विंडो का मुख्यतः किसके लिए उपयोग किया जाता है? जोहारी विंडोज़ का मुख्यतः उपयोग किया जाता है आपका सेल्फ अवेयरनेस तथा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को समझने के लिए। इंटरपर्सनल इंट्रापर्सनल भी आप देख लीजिएगा। एक संस्थान में कुल कर्मचारियों में से 30% प्रशासनिक, 50% शिक्षण तथा शेष तकनीकी कार्य में लगे हैं। तकनीकी कार्य में कर रहे हैं 160, तो कुल कितना होगा? तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सी आंसर आएगा। किसी रिसर्च टूल की वैलिडिटी अधिक है लेकिन रिलायबिलिटी कम है, तो मतलब क्या है इसका? वैलिडिटी और रिलायबिलिटी में अंतर आपको पता है, तो यहाँ पर वैलिडिटी अधिक है तो टूल सही चीज़ को मापता है लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं मापता। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। वैलिडिटी का मतलब है सही चीज़ का मापन करना, जबकि रिलायबिलिटी क्या है कि बार बार जब हम टेस्ट करेंगे तो वो रिजल्ट जो है कंसिस्टेंट देगा, सेम देगा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। सीटिंग अरेंजमेंट जो टाइम लगेंगे उनको आपके लिए छोड़ रहे हैं, बाकी पैटर्न दिखाना है कि किस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ग्रेसाम लॉज किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका बेड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी से संबंधित है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मुद्रा प्रणाली से। अगला सवाल है, यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन का कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, तो एक क्वेश्चन हमने देखा था कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अधिक है, अगर कम है तो इसका मतलब क्या होगा? कम है तो डेटा अधिक कंसिस्टेंट होगा। वेरिएशन कम है, कॉफिशिएंट का जो वेरिएशन है, जो गुणांक है वो बहुत कम वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब डेटा जो है कंसिस्टेंट होगा, इसलिए ज़्यादा वेरी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक्शन रिसर्च का उद्देश्य तत्काल समस्या का समाधान करना है। एक्शन रिसर्च मुख्यतः प्रयोगशाला में किया जाता है। नहीं, एक्शन रिसर्च जो है जहाँ पर आवश्यकता होता है, जहाँ पर समस्या है वहाँ पर जाके इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये तो ठीक है, लेकिन सिर्फ प्रयोगशाला लेबोरेटरी में होता है, ये गलत है आपका, तो सी हो जाएगा आपका। यदि किसी शोध में रिसर्चर पॉपुलेशन को होमोजीनस मानता है और रैंडम तरीके से सैंपल चुनता है, तो कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक सबसे उपयुक्त होगी? तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। जब पॉपुलेशन होमोजीनस मतलब एक जैसा, आबादी एक जैसा हो और प्रत्येक इकाई के चुने जाने की संभावना समान हो, मतलब जितना भी इकाई है सब में संभावना जो है एक जैसा ही होगा, तब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग सबसे उपयुक्त होगा, ना कि इंडिविजुअली हम करें। किसी विश्वविद्यालय में कुल विद्यार्थी 4200 हैं, इसमें 50% ग्रेजुएट हैं, 30% पोस्ट ग्रेजुएट हैं और शेष जो हैं रिसर्च के लिए हैं। तो शोध के लिए यहाँ पर शोध स्तर के विद्यार्थियों में से 25% छात्राएँ हैं, तो शोध स्तर की छात्राओं की संख्या कितनी होगी? तो इसके लिए हमें शोध के लिए कितने विद्यार्थी हैं ये हमें निकालना होगा। तो टोटल यहाँ पर 4200 है, तो पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट मिला के 50, 30, 80 हो गए, यानी कि जो 20 बचे ये आपके रिसर्च के लिए हैं, 20% ये रिसर्च के लिए हैं। तो रिसर्च के लिए कितने हो जाएंगे? टोटल 4200 का आप 20% निकालेंगे तो रिसर्च के लिए जो संख्या है वो निकल जाएगा।
यानी कि आपका हो जाएगा 0 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8, 840 जो हैं टोटल रिसर्च के हैं। लेकिन इसमें बोला है कि 25% छात्राएँ हैं, तो शोध स्तर की छात्राओं की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर शोध के लिए छात्राएँ कितनी हैं, 25%, और इनका संख्या निकालना है। तो 840 शोध के लिए हैं, तो 25% छात्राएँ हैं, संख्या निकाल लेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 1 0 1 0, 5 पचे 25, 5 दूनी 10, ये 2 एके 2 और यहाँ 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 42 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 5 के 20, 1 21, छात्राओं की संख्या 210 होनी चाहिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक्शन रिसर्च का उद्देश्य तत्काल समस्या का समाधान करना है, बिल्कुल सही बात है। केवल मुख्यतः प्रयोगशाला में किया जाता है, नहीं, ये असत्य है। आगे देखते हैं, यदि किसी शोध में रिसर्चर पॉपुलेशन को होमोजीनस मानता है और रैंडम तरीके से सैंपल चुनता है तो कौन सी टेक्निक सबसे उपयुक्त है, ये तो हमने देख लिया, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अगला है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। वैलिडिटी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं वैलिडिटी को, वैधता को, तो इसका मतलब क्या होगा, टूल की लंबाई है, नहीं, टूल वास्तव में जिस अवधारणा को मापना चाहता है उसे माप रहा है या नहीं, यही है आपका वैलिडिटी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी यह सुनिश्चित करती है कि रिसर्च टूल वास्तव में कंस्ट्रक्ट को माप रहा है जिसे मापने का दावा किया गया है। अगला सवाल देखेंगे हम लोग, यदि किसी परीक्षा में मीन जो है 60 है, मीन स्कोर, और स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, तो 76 स्कोर का जेड स्कोर कितना होगा। तो इसके लिए फॉर्मूला देख लीजिएगा आप लोग, जेड स्कोर बराबर क्या होता है आपका, एक्स माइनस मीन और बटा में स्टैंडर्ड डेविएशन। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है स्कोर, यानी कि आपका 76 माइनस आपका मीन का वैल्यू दिया हुआ है 60 और नीचे स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको, घटाइएगा फिर डिवाइड कीजिएगा, यानी कि 16 बटा में 8, या आपको 2 मिल जाएगा। तो ये फार्मूला देख लीजिएगा, कैलकुलेट करने के लिए देता है। ग्रीन आईसीटी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ग्रीन आईसीटी का मुख्य उद्देश्य है एनर्जी इफिशिएंट डिवाइसेस और सस्टेनेबल कंप्यूटिंग के माध्यम से पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। सीटिंग अरेंजमेंट वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या सॉल्व करने का मन करेगा तो कीजिएगा, एक सवाल रह सकता है मे बी। अगला सवाल देखेंगे, यदि किसी शोध में कोरिलेशन कोएफिशिएंट, हाँ इससे आता है, प्लस में है, धनात्मक वैल्यू है 0.85, तो इसका मतलब क्या है। देखिए ये 1 के आसपास है और ये पॉजिटिव वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है वेरिएबल्स के बीच मजबूत पॉजिटिव संबंध में है। अगर माइनस में रहता तो नेगेटिव संबंध होता। किसी संस्थान में कुल शिक्षकों में से 35% महिलाएं हैं, यदि महिला शिक्षकों की संख्या 140 है तो कुल कितने हैं। यानी कि 35% महिलाएं हैं तो पुरुष कितने होंगे, 65%। महिलाओं का संख्या 140 है, तो निकाल लीजिए 35% बराबर 140 है, जो ऊपर के सवाल है। 1% का वैल्यू निकालिए, फिर 65 का फिर ऐड कीजिए, तो टोटल मिलेगा आपको 400। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब क्या है। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब है कि ऑनलाइन भी क्लासेस मुहैया करवाया जाए और उसी चीज़ को क्लासरूम में भी डिस्कस किया जाए। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होता है, क्लासरूम और ऑनलाइन लर्निंग का ये मिक्सचर होता है। आगे देखते हैं, यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्वार्टाइल डेविएशन कम है तो इसका मतलब क्या है। डेविएशन कम है, डेविएशन कम है मतलब डाटा के मध्य में 50% वैल्यूज़ अधिक क्लस्टर्ड हैं, ये कंडीशंस हैं। आगे देखेंगे, किसी शोध में रिसर्चर यह जानना चाहता है कि विद्यार्थियों की उपलब्धि पर जेंडर का, लिंग का, लोकालिटी का, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का प्रभाव पड़ता है। यदि 3 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो तो कौन सी तकनीक सबसे उपयुक्त है। 3 इंडिपेंडेंट यहाँ पर वेरिएबल हैं, तो क्या होगा, 3 वे अनोवा। चलिए आगे देखते हैं, ये सवाल सेम टाइप का है,
तो आपके लिए प्लेगियरिज्म का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं और जिनका कंटेंट या जिनसे आप कुछ चीज़ें लिए हुए हैं तो उनको रेफरेंस नहीं दिए, उनको क्रेडिट नहीं दिए, क्रेडिट चोरी कर लिए, तो ये सब आपका होता है इसमें प्लेगरिज्म में। किसी अन्य के कार्य या विचारों को बिना उचित संदर्भ दिए अपना बताना, तो ये गलत बात है, रिसर्च में आपको नहीं करना है ऐसा। यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोएफिशिएंट कोरिलेशन माइनस में है 0.92 तो इसका मतलब क्या होगा? नेगेटिव संबंध है। आगे देखते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन में मल्टीपल एग्जिट एंट्री सिस्टम, यानी कि यहाँ पर लचीला बनाया गया है सिस्टम को कि अगर आप प्रॉब्लम हो रही है, समस्या हो रही है तो बीच में छोड़ सकते हैं, जहाँ तक पढ़ेंगे वहाँ तक का डिग्री मिलेगा। फिर से चाहते हैं एंट्री, फिर से एडमिशन, तो वो भी पॉसिबल है। तो यहाँ पर विद्यार्थियों को क्या मिल रहा है? फ्लैक्सिबिलिटी मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। एक परीक्षा में 64% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं, यदि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या जो फेल हैं 288 हैं, तो कुल कितने होंगे? अब सेम टाइप का सवाल हमने एक्सप्लेन किया है ऊपर में, तो इसको सॉल्व कीजिएगा ज़रूर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाइपोथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हाइपोथेसिस का मुख्य उद्देश्य होता है वेरिएबल्स के बीच संभावित संबंध का पूर्वानुमान लगाना और शोध को दिशा देना, डायरेक्शन देने के लिए। और पहले एक अनुमान लगाया जाता है जिसका रिसर्च से पहले हाइपोथेसिस तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर। यदि किसी डेटा सेट का मीन 48 है, सभी ऑब्जर्वेशंस को 3 से गुणा कर दिया जाए तो मीन कितना होगा? अब यहाँ पर जितने भी डेटा हैं इनका मीन निकाला गया, औसत निकाला गया, 48 है। आप सभी ऑब्जर्वेशंस में 3 गुना कर दे रहे हैं, सभी में गुना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, सभी में गुना कर रहे हैं तो उसका जो एवरेज वैल्यू है, मीन है, उसमें भी 3 गुना हो जाएगा। तो 8 या 24, 8 या 12 और 2 14, 144। वर्चुअल क्लासरूम का सबसे उपयुक्त उदाहरण। वर्चुअल में क्या केवल प्रिंटेड, केवल फेस टू फेस नहीं, वर्चुअल में इंटरनेट बेस्ड लाइव इंटरेक्शन होता है, टीचिंग एनवायरनमेंट मिलता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि किसी परीक्षण में रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट 0.92 है तो इसका मतलब क्या? रिलायबिलिटी मतलब ये अधिक रिलायबल होगा, और अधिक रिलायबल होगा इसका मतलब क्या है? इसका जो रिजल्ट है अत्यधिक स्थिर होगा, कंसिस्टेंट रहेगा और विश्वसनीय रहेगा। अगर वैलिडिटी कोएफिशिएंट अगर अधिक रहता तो ये वैधता, इसकी वैलिडिटी अधिक रहती, तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे। MOOCs हायर एजुकेशन में एक्सेस को बढ़ाता है, सही बात है। MOOCs लर्नर्स को एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग की सुविधा देते हैं, तो ये भी बात तो सही है क्योंकि ये ऑनलाइन उपलब्ध है। तो यहाँ पर सही व्याख्या कर रहा है और दोनों कथन भी आपके सही हैं। अगला सवाल देखेंगे हम। किसी डेटा सेट का मीन 40 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, तो विद्यार्थियों का स्कोर 56 है, तो उसका जेड स्कोर। ये सवाल अभी हमने ऊपर में किया था, फार्मूला भी देख लिए थे, तो यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा आप लोग रोक के। यदि सभी शिक्षक विद्वान हैं और कुछ विद्वान लेखक हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से होगा? सभी शिक्षक लेखक होंगे, कुछ शिक्षक लेखक होंगे, कुछ लेखक विद्वान होंगे, कोई शिक्षक लेखक नहीं होगा। वेन डायग्राम से बना सकते हैं, सभी शिक्षक विद्वान हैं। अब ये सभी शिक्षक हैं, सभी शिक्षक जो हैं क्या हैं? विद्वान हैं। सभी शिक्षक क्या हैं? विद्वान हैं। तो ये विद्वान और ये सभी शिक्षक, ये विद्वान हैं, इसके ऊपर बनेगा कुछ विद्वान लेखक हैं। अब कुछ विद्वान जो हैं लेखक है, कुछ हिस्से को कट कर दिए हम लोग और ये है लेखक। तो सभी शिक्षक लेखक हो सकते हैं? नहीं हो सकते, ये तो गलत है। कुछ शिक्षक लेखक हैं, हाँ कुछ शिक्षक लेखक हो सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ लेखक विद्वान हैं, ये भी हो सकता है। तो यही आंसर होगा आपका। यदि कुछ विद्वान लेखक है तो निश्चित रूप से कुछ लेखक विद्वान होंगे। सही से कर लीजिएगा, वेन डायग्राम ईजिली बनेगा। ग्रीन कंप्यूटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ग्रीन कंप्यूटिंग मतलब क्या? कंप्यूटर का स्पीड बढ़ाना। ग्रीन मतलब ये वातावरण से जुड़ा हुआ है ना, ICT रिसोर्सेज के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका।
ग्रीन कंप्यूटिंग का उद्देश्य होता है ऊर्जा की बचत, ई वेस्ट कम करना और आईसीटी को पर्यावरण प्रभाव से बचाना या कम करना। तो ये सवाल जो है ये आप परसेंटेज का है, इसको आप लोग कीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं, प्लेटो बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम एट। इस कथन का सबसे उपयुक्त उत्तर क्या होगा? कि प्लूटो जो आपके दार्शनिक हैं, फिलोसफर हैं, शिक्षाविद हैं, इनका कहना है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो होना चाहिए वोकेशनल एफिशिएंसी ओनली वाला नहीं होगा, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ओनली, सिर्फ बॉडी का डेवलपमेंट नहीं, अटेनमेंट ऑफ ट्रूथ, गुडनेस अच्छाई, ब्यूटी, ये अच्छा है। एजुकेशन का मतलब तो यही सब होना चाहिए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ओनली वाले ऑप्शन तो आपके होंगे नहीं, वो सीमित कर देते हैं मीनिंग को। अगला सवाल देखते हैं, यदि किसी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मीन मीडियन मोड तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हैं तो कैसा होता है डिस्ट्रीब्यूशन? सिमेट्रिकल होता है। स्वयं इनिशिएट का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि दूर दराज गांव देहात हर जगह जो है एजुकेशन आसानी से पहुंचे, क्वालिटी एजुकेशन, तो डिजिटल माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उपलब्ध कराना। आगे देखेंगे, किसी अध्ययन में रिसर्चर पहले से घटित घटना के कारणों का विश्लेषण करता है, या किस प्रकार का रिसर्च है? रिसर्च के टाइप भी देख लीजिएगा थियरी वाले पीडीएफ से या फिर क्लास से। पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और फिर से अगर चाहिए तो मैसेज कीजिएगा। पहले घटित घटना के कारणों का विश्लेषण करता है, पहले घटित हो चुकी हैं उनका विश्लेषण कर रहा है। तो ये तो एक्सपेरिमेंट तो कुछ कर नहीं रहा है, सर्वे भी नहीं कर रहा है, हिस्टोरिकल रिसर्च भी नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है? एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च। तो यहाँ पर सी हो जाएगा आपका। आगे देखते हैं हम लोग, कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव ओनली व्हेन, जो हमारा संवाद है, संप्रेषण है, ये प्रभावी होगा ओनली व्हेन, कब कब होगा? संदेश केवल भेज देने से नहीं, फीडबैक भी मिलना चाहिए, जो रिसीवर है उधर से फीडबैक मिलना चाहिए, तभी जो है कम्युनिकेशन प्रभावी माना जाता है। तो रिसीवर मैसेज को उसी अर्थ में समझे जिस अर्थ में सेंडर ने भेजा है। आगे देखते हैं हम लोग, यदि किसी डिस्ट्रीब्यूशन में कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, वेरिएशन अगर बहुत कम है तो इसका मतलब क्या है? डेटा अधिक बिखरा हुआ है, मीन बहुत कम है, डेटा अधिक कंसिस्टेंट है, स्टैंडर्ड डिविएशन बहुत अधिक है। देखिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वेरी बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा है, मतलब क्या है? आपका जो डेटा है वो कंसिस्टेंस है, इसीलिए वेरिएशन जो है बहुत कम देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, फॉर्मेटिव एवल्यूशन निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया में सुधार लाने में सहायक करती। बिल्कुल सही बात है, फॉर्मेटिव एवल्यूशन लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर फीडबैक प्रदान करती है, ये भी सही बात है। तो दोनों यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं एक दूसरे की, और दोनों स्टेटमेंट और रीजन जो है असर्शन रीजन सही है, ये आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक कोडिंग लैंग्वेज में एजुकेशन को FEWBUJPO लिखा जाता है, तो उसी कोड में रिसर्च को कैसे लिखेंगे? ये रीजनिंग का आपका सवाल है। तो ये इजी सवाल है। ई से F+1 हो रहा है, डी से ई आपका DE+1 हो रहा है, यू भी +1 हो रहा है। +1 का कोडिंग है, यहाँ भी +1 कीजिए, आर में +1 कीजिएगा, एस ई में +1 कीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? ई के बाद एस एफ यहाँ पर आपको दिख रहा है, फिर एस में +1 कीजिएगा तो ST, ई में +1 कीजिएगा एफ, फिर आपका ए में +1 कीजिएगा B, RS, फिर CD, फिर HI, मतलब ये वाला सही है। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, किसी विश्वविद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात 20:1 है, तो कुल छात्रों की संख्या 8400 है, शिक्षकों की संख्या कितनी होगी? ये वाला हमने ऊपर बनाया था, तो आप लोग बना सकते हैं। अनुपात को संख्या में मान सकते हैं, 20 x मान लेते हैं छात्रों की संख्या, और शिक्षकों की संख्या 1 है तो 1x, दोनों का सम करेंगे तो कुल यहाँ पर 8400 दिया हुआ है। अब यहाँ पर 20x और 21x हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 8400। x का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर 21 आपका डिवाइड हो जाएगा, और ये कट रहा है तो काट सकते हैं, 3 सती 21, 3 से कट रहा है, ये 3 दूनी 6 और 3 8 24, फिर 7 चौके 28,
यानी कि 400। x का वैल्यू 400 यानी कि यहाँ पर आपके 400 गुना 20, ये छात्रों का संख्या हो जाएगा। 400 गुना आप 20 कीजिएगा तो बाकी यहाँ पर आपको निकालना है शिक्षकों की संख्या। शिक्षकों का अनुपात x है तो x का वैल्यू ही निकालना था, यही तो आंसर हो जाएगा। तो शिक्षकों का यहाँ पर कितना निकला था आपका वैल्यू, 8400 बट्टा में आपका निकालना था 21। ये 400 निकला था, यहाँ पर गलत है क्योंकि यहाँ पर अनुपात को संख्या में मानेंगे तो 20x और आपका 1x, तो ये आपका 8400 होगा तो 20x और 21x होगा और x बराबर क्या हो जाएगा 8400 बट्टा में 21। इसको काटेंगे तो मिलेगा आपको 400। 3 सत्ती 21, 3 दूनी 6, 3 अठी 24, 4 सत्ते 28 और ये 2 ज़ीरोज़ 400 होगा। तो इसको सुधार लीजिएगा। नूल हाइपोथेसिस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये रिसर्च स्टार्ट करने से पहले रिसर्च किस दिशा में जाएगा ये पूर्वानुमान होता है। तो वेरिएबल्स के बीच किसी संबंध या अंतर के अभाव को मानना होता है, या शोध परिणाम को सिद्ध करना नहीं होता है, सैंपल साइज को बढ़ाना, क्वेश्चनयार तैयार करना। तो ये आपका बी हो जाएगा। यहाँ पर मान के चलती है कि वेरिएबल्स के बीच कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन या डिफरेंस नहीं है, ये मान के चला जाता है। संभावना, यदि किसी परीक्षा में पास हुए हैं 72% और फेल हुए हैं विद्यार्थी 196 संख्या है, तो टोटल कितने होंगे निकाल लीजिएगा। फेल कितने हो गए, 100 में 72 आपके पास हैं, बचा हुआ प्रतिशत फेल होगा, फिर परसेंटेज निकालिएगा, जोड़िएगा आराम से, बी आंसर होगा। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच में शिक्षक क्या भूमिका निभाता है? कंस्ट्रक्ट करना है, संज्ञान की ओर बढ़ाना है। तो केवल जानकारी देंगे तो संभव है, लर्नर को पेसिव लिसनर बनाएंगे, ये ठीक है, कर सकते हैं। फैसिलिटेटर और गाइड का काम करेंगे, तो ये बेहतर विकल्प है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पेसिव लर्नर तो नहीं बनाना है ना, एक्टिव लर्नर बनाना है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। किसी डिस्ट्रीब्यूशन में मोड अधिक है और मीन सबसे कम है, तो इस तरह का जो डिस्ट्रीब्यूशन है क्या कहलाता है आपका, मोड सबसे अधिक मीन सबसे कम, तो ये नेगेटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और वहीं आपका मीन अगर सबसे अधिक रहे और मोड सबसे कम रहे तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और जब मोड मीन मीडियन सब इक्वल रहे तो ये आपका कहलाता है सिमेट्रिकल। तो ये तीनों याद रखें आप लोग। डिजिटल डिवाइड का मतलब है ये खाई है कि अगर दूर दराज गांव देहात में है उनके तक इंटरनेट या डिजिटल सुविधा नहीं पहुंच पा रहा है, किसी के पास आसानी से पहुंच पा रहा है, तो ये दोनों के बीच में क्या है, ये गैप है। ये गैप जो है, जो असमानता आ रही है, यही है डिजिटल डिवाइड। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यदि सभी प्रोफेसर रिसर्चर हैं और कुछ रिसर्चर्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो कौन सा निष्कर्ष सही है? सभी प्रोफेसर्स, जितने भी प्रोफेसर हैं ये सभी के सभी आपके रिसर्चर हैं। कुछ रिसर्चर जो हैं एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो कौन सा, ये एडमिनिस्ट्रेटर है, ये आपका सभी रिसर्चर, ये आपके रिसर्चर हैं और ये आपके प्रोफेसर्स हैं। सभी प्रोफेसर्स एडमिनिस्ट्रेशन होंगे? नहीं, ये तो कुछ बोला है तो ये तो गलत हो जाएगा। कुछ एडमिनिस्ट्रेशन जो है रिसर्चर हो सकते हैं, ये डायरेक्टली तो इंटरेक्ट नहीं कर रहा है। कुछ प्रोफेसर्स जो हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कोई प्रोफेसर एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है, तो गलत बात है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं हम लोग। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ABC का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब जो है क्रेडिट दिया जाता है ABC, किस लिए दिया जाता है? विद्यार्थियों के एकेडमिक क्रेडिट को डिजिटली स्टोर करने के लिए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यदि किसी डेटा सेट में सभी ऑब्जर्वेशंस में 10 जोड़ दिया जाए तो स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सभी ऑब्जर्वेशन में 10 जोड़ दिए हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों? सभी ऑब्जर्वेशन में समान कांस्टेंट जोड़ने से मीन बदलता है लेकिन स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं बदलता है, तो ये बात आप याद रखेंगे। SWOT एनालिसिस में T का मतलब यहाँ पर क्या है?
तो इसको आप देख लीजिए, SWOT में S फॉर एनालिसिस, S फॉर स्ट्रेंथ्स और W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज़ और T फॉर थ्रेड्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका थ्रेड्स हो जाएगा। ये सेम टाइप का क्वेश्चन है। इस सेशन में हमने मैथ्स के भी सवाल लिए थे परसेंटेज से ना, बाकी वर्क, टाइम एंड वर्क से भी कुछ सवाल रहता है। आगे देखते हैं मीन मीडियन मोड से भी रहते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ह्यूरिस्टिक मेथड क्यों था? कि विद्यार्थी जो है खोज विधि से, अनुभव विधि से सीखें। चलिए, कॉपीराइट का मतलब क्या है? किसी का ओरिजिनल कंटेंट या क्रिएटिव वर्क जो है इसको सुरक्षा प्रदान करता है कॉपीराइट। तो ओरिजिनल क्रिएटर के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की रक्षा करना। ये सवाल देख लीजिए आप लोग। मीन माध्य दिया हुआ है 60, मीडियन दिया हुआ है 55, तो हाँ आ रहे मोड का मान कितना होगा? तो मोड डायरेक्टली निकालते हैं। अगर दोनों का वैल्यू दिया हुआ है तो 3 मीडियन -2 मीन करके, ये फार्मूला आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अगर मीन और मीडियन दिया है तो मोड आप इस फार्मूला से निकाल सकते हैं। रोक के कैलकुलेट कर लीजिएगा। इंक्लूसिव शिक्षण एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल वाले ऑप्शन होते नहीं, सभी लर्नर को समान अवसर देना है, ऑप्शन सी हो जाएगा। यदि कोई कथन सम बुक्स आर जर्नल्स, ऑल जर्नल्स आर मैगजीन्स, तो कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से सही होगा? चलिए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ओपन एजुकेशन रिसोर्सेस का मुख्य उद्देश्य क्या है? OER। इसमें क्या होता है? लर्नर्स को फ्री एक्सेस वाली एजुकेशनल सामग्री मिलती है। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, मेटा एनालिसिस का अर्थ क्या है? मेटा एनालिसिस का अर्थ होता है आपका अलग अलग स्टडीज़ के निष्कर्षों का स्टैटिस्टिकल इंटीग्रेशन किया जाता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। बैंडविड्थ का अर्थ क्या होता है ICT में? कंप्यूटर स्क्रीन की चौड़ाई, डेटा ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ अ नेटवर्क, हार्ड डिस्क की स्टोरेज कैपेसिटी, प्रिंटर की स्पीड। तो बैंडविड्थ क्या होता है आपका साथियों? नेटवर्क की डेटा ट्रांसमिट करने की क्षमता, यही आपका बैंडविड्थ कहलाता है। तो ये आपके 200 प्रश्न हुए। इसी तरह से सीरीज आता रहेगा। PYQ देखिए, जेट जो है एक ही बार हुआ है एग्ज़ाम, झारखंड पात्रता परीक्षा, तो इसका PYQ बस एक ही बार हुआ है 2007 में, वो करवा दिए हैं। तो अब बार बार कहाँ से होगा? UGC का जो PYQ है, UGC नेट का, उसके PYQ 2-3 साल के करवा दिए, 23, 24, 25 के। वो प्लेलिस्ट में हैं, तो आप लोग देख सकते हैं उन वीडियोज़ को। बाकी मिलते हैं अगले सीरीज़ में। धन्यवाद। जोहार, नमस्कार।